और नमस्कार हेल्थ पार्टनर्स। मैं सचिन जियोमेट्री क्लिनिक की तरफ से हमारे सभी हेल्थ पार्टनर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आप सभी हेल्थ पार्टनर्स को पता है, या हमारे साथ जियो में डॉक्टर कविता नए जुड़े हैं जो कि एमबीबीएस एमडी पेडियाट्रिशियन है। तो आज उनसे ही हम थोड़ा सा और भी हमारी जो है नॉलेज बढ़ाते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसे बच्चों को कौन सा न्यूट्रिशन, कौन से प्रोडक्ट हमें देने चाहिए और कैसे उनकी केयर करनी चाहिए। तो नमस्कार डॉक्टर कविता। मैम आप म्यूट पे हो, एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मैम माइक के वहां पर अनम्यूट कर जी लीजिए। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। हाँ जी मैम। तो हमारे साथ सभी हमारे हेल्थ पार्टनर भी जुड़े हुए हैं। आपका जियो में हार्दिक अभिनंदन है मैम। तो वी कैन स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन मैम। थैंक यू। मैं सिर्फ डॉक्टर कविता पूनिया, मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ। मैंने अपना एमबीबीएस जो है एसएमएस से किया था, और जो पीजी एमडी पीडियाट्रिक्स है वो एसपीएमसी बीकानेर से किया था। मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है और मैं इस जियो प्लेटफॉर्म में लास्ट मंथ ही ज्वाइन किया है। इसके लिए मैं सबसे पहले जियो टीम को दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। थैंक यू एवरीवन। सो मैम, अभी जियो तक प्लेट आपका जियो का थोड़ा सा सफर कैसा रहा? अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम थोड़ा सा आप बताओ। जियो प्लेटफॉर्म की हेल्प से मुझे बहुत ही खुशी होती है अपनी सर्विसेज जो रूरल एरिया हैं उनमें देने के लिए, ताकि जो जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे मैं अपनी सर्विस देती हूँ, लोगों को बेनिफिट मिलता है, उनको जो है कष्ट कम उठाना पड़ता है। तो इसके लिए मैं वापस से एक बार जियो टीम को धन्यवाद देना चाहूंगी। और मैम अभी तक जैसे आपने कोई ऐसा कोई पेशेंट देखा हो जो आपको लगा हो कि जैसे अगर वहां पे ट्रीट होता तो शायद कहीं ना कहीं दिक्कत होती, बट हाँ उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म पे दिखाया तो उनको जल्दी आराम मिला। इस टाइप का कुछ भी आपको अभी तक जो आपने केसेस देखे उनको कोई लगा आपको, कुछ आप डिस्कस करना चाहें? कुछ केसेस हैं जैसे मैंने देखे, कईयों को जैसे हाँ जो इन्फेक्शन है वो ज्यादा होता है, उनको लो डोज एंटीबायोटिक से उनको जो प्रॉपर डोज नहीं जा पाती, उनसे उनको रिकवरी ढंग से नहीं हो पाती है। तो एज ए पीडियाट्रिशियन जब एक प्रॉपर डोज में प्रॉपर एंटीबायोटिक बच्चे को मिलती है तो उससे उसका बेनिफिट रहता है और बच्चा है जो कम टाइम में ही रिकवर हो जाता है। और मैम अभी जैसे अभी हमारा आज का जो टॉपिक भी है चाइल्ड केयर एंड न्यूट्रिशन, तो हम चाहेंगे कि आप इसके ऊपर थोड़े से अपने विचार रखें। जरूर। जी मैम। जो सबसे पहले मैं आपको चाइल्ड न्यूट्रिशन के बारे में बताना चाहूंगी। जैसे कि कोई भी मशीन को है उसको अपना वर्क करने के लिए उसको फ्यूल की जरूरत होती है, उसीलिए जो बच्चे हैं उनको, बच्चे क्या सभी को अपनी बॉडी में कोई ना कोई वर्क करने के लिए उनको न्यूट्रिशन जरूरी होता है, जो कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों के लिए जरूरी होता है। तो मैं इसमें आपको स्टेप वाइज जैसे बर्थ से लेके 2 ईयर तक जो इनिशियल पीरियड रहता है बच्चे के लिए ब्रेन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है, बर्थ से 6 महीने का जो पीरियड होता है, जो जैसे ही बर्थ हुआ, नॉर्मल डिलीवरी अगर होती है, डॉक्टर आपको बोलता है कि बच्चा एकदम हेल्थी है, वेट ठीक है, आप इसको फीड करा सकते हैं। तो जैसे ही मदर कंफर्टेबल होती है बच्चे को फीड स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले जो है ब्रेस्ट मिल्क, जो कोलेस्ट्रॉम होता है उसमें बहुत ज्यादा इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडीज होती हैं, वो बच्चे को देना चाहिए, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर किसी को सिजेरियन डिलीवरी होती है, तो अगर बच्चा हेल्दी है तो जिस जिस टाइम भी पॉसिबल हो सके उसको ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कर देना चाहिए। ब्रेस्ट फीड के अलावा कुछ जैसे कभी नहीं आता है मदर को फीड, तो जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, कोई बोलता है शहद पिला दो, चाय पिला दो, दूध तो फीड ऐसे बोलते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले मदर फीड की ट्राई करनी चाहिए। अगर फिर भी मदर फीड नहीं आता है तो जो अपन एडवाइस करते हैं, पाउडर मिल्क है या फॉर्मूला मिल्क देते हैं। अगर कोई होम में है तो काऊ या बफेलो मिल्क दे सकते हैं। काऊ का जो फीड अपन कराते हैं उसमें क्या है, बच्चे को उसमें शुगर और पानी कुछ भी ऐड नहीं करना होना चाहिए, जैसा है वैसा का वैसा देना है। अगर बफेलो फीड दे रहे हैं तो उसमें क्या प्रोटीन है वो ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से बच्चे का क्या प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए क्या है, उसमें अपन 2:1 से वाटर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो
बच्चे का रहता है कि न्यूट्रिशन के अलावा उसको ब्रेस्ट मिल्क अगर नहीं आता है तो इसके लिए ये ध्यान रखें कि बॉटल फीड को अवॉइड करें। अगर एक बार बच्चे को बोतल स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद कोई भी जैसे इन्फेक्शन है या बच्चे को लिटा के पिलाते हैं तो बार बार उसको खांसी जुकाम होना, बाद में आगे जाके एनीमिया होना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ये सब प्रॉब्लम रह सकती है। कई बार क्या है, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं बच्चे को कासा वगैरह देने का बोलते हैं तो वो भी नहीं देना चाहिए। इससे भी क्या है, बच्चे को ब्रेन हेमरेज जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो 6 महीने तक है बच्चे को मदर मिल्क ही देना है, उसके साथ में कोई वाटर वगैरह वो भी ऐड ऑन नहीं करना है। जैसे ही हम बात करते हैं कि 6 महीने से हो गया, 6 महीने का हो गया बच्चा, तो अब उसको क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फीड ऐड करना है। कॉम्प्लीमेंट्री फीड मीन्स कि बच्चे को माँ का दूध तो देना ही है, उसके साथ साथ आप उसको एक्स्ट्रा जो भी सेमी सॉलिड फूड है, दलिया है, खिचड़ी, दाल का पानी, जो न्यूट्रिशियस होता है वो उसको स्टार्ट करना है। या फिर जैसे जो फ्रूट्स भी, जब बच्चा है तो उसको मेस करके रोटी दे सकते हो आप। जब 12 महीने से 2 साल का हो जाता है, दाल दे सकते हैं, घी है, ऑयल है, या फिर जो भी वेजिटेबल होती है वो ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर 2 साल से बड़ा बच्चा है तो उसको जो फैमिली फूड होता है, जो कि घर में जो भी खाना बनता है, वो उसको 3 to 4 टाइम्स देना चाहिए। बीच में जो स्नैक्स हैं वो उसको प्रीफर करें। इसलिए बच्चे को जो है ऑलवेज बैलेंस डाइट ही देनी चाहिए। अब ये बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें कि प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है और जो फैट है वो उसमें अप्रोप्रिएट अमाउंट में हो, जो कि एक बच्चे को डेवलपमेंट के लिए, न्यूट्रिशन ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, वो उसमें होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि जो बच्चे डाइट लेता है उसका क्या क्या उसका क्राइटेरिया रहता है। जैसे जो है वो एनर्जी डेंस होना चाहिए, यानी कि अगर उसमें अपन ऊपर से घी ऐड करते हैं तो वो एनर्जी डेंस हो जाता है। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एज के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है। कंसिस्टेंसी उसकी क्या है, जैसे सॉलिड है या सेमी सॉलिड रहना चाहिए, वो एज वाइज है। और जो उसके साथ साथ जो है, बच्चे को न्यूट्रिशन के साथ साथ उसमें बच्चे का जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो भी हेल्पिंग होना चाहिए। बच्चे को इनकरेज करो कि जो उसको खाना सर्व किया है उसको वो फिनिश करे। हाइजीन होती है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। जो भी खाना बनाते हैं उससे पहले या फिर खाना खिलाने के बाद प्रॉपर हैंड वॉशिंग होनी चाहिए। बच्चे को फ्रेश फूड ही अपन को सर्व करना चाहिए। और इसके बाद अपन बात करते हैं कि अगर कुछ भी बच्चे को न्यूट्रिशियस नहीं मिलता है तो बच्चे जो है माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। माल न्यूट्रिशन के लिए गवर्नमेंट ने भी कुछ अभियान चलाए, जैसे मिड डे मील प्रोग्राम है, आईसीडीएस प्रोग्राम है, ये सब। तो इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूंगी कि बच्चों को जो है अच्छी अमाउंट में और प्रॉपर हेल्दी डाइट उसको प्रोवाइड करें। क्योंकि बच्चे का जो शुरुआती दौर होता है, जो 2 साल तक, उसमें बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो उसी टाइम होना होता है। तो इंटेलिजेंस वगैरह है वो उस पर डिपेंड करता है। और जिन बच्चों को मदर फीड नहीं मिल पाता है उनमें जो है ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसे सीलिएक डिजीज है, आगे जाके डायबिटीज होना, कुछ भी ऑटो इम्यून डिजीज है, उनके चांसेस ज्यादा रहते हैं। और अगर इम्यूनिटी कम रहेगी बच्चे की तो उसकी वजह से उसको बार बार इन्फेक्शन होना, ये सब भी रहता है। तो ये था चाइल्ड न्यूट्रिशन के बारे में। मैम अब बहुत मैं बहुत आपको, धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है मैम। थैंक और यू। मैम कि जैसे कि आप बफेलो और काओ मिल्क के लिए बता रहे थे, तो मैम कि जी आजकल सीमिलैक और डेक्सोलैक ये चलता है मैम, हाँ, दूध पाउडर। तो मैम इसके बारे में आप बताना चाहेंगे हमारे हेल्थ पार्टनर को मैम? जरूर। इसमें क्या है, हार्म कुछ भी नहीं है, पर जनरली जो रूरल एरिया में उसमें अफोर्डेबिलिटी का इश्यू रहता है। और बाकी जो इसमें जो भी चाहिए एज ए ब्रेस्ट मिल्क, इसमें जो भी नीड होनी चाहिए वो इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब ऐड ऑन होते हैं। अगर बच्चे को देना है तो 30 ml उसमें वो 1 चम्मच पाउडर लेके 30 ml उसमें पानी डाल के उसको सर्व करना है। और जब भी दोबारा देते हैं तो उसको फ्रेश मिलाना, वापस से फ्रेश दूध बनाना होता है। तो ये कंसंट्रेशन अगर कम ज्यादा हुआ, कई बार क्या करते हैं गाँव में, बच्चा दूध कम पिया तो थोड़ा सा दूध थोड़ा सा पानी, जो भी कंसंट्रेशन सही नहीं हो पाता तो डाइजेशन में दिक्कत आती है बच्चे को, जिससे वेट गेन है, बच्चे की ग्रोथ है वो उससे हार्म होता है उसके ऊपर। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम।
और मैम जैसे कि ये आजकल छोटे छोटे बच्चे मैम कि हमने देखा भी है मिट्टी खाते हैं मैम। तो जी। मैम इसका क्या कारण है, इम्यूनिटी या फिर कुछ कमी हो जाती है बच्चों के अंदर? इसका कारण ये है, अगर जो गुड न्यूट्रिशन है, गुड क्वालिटी का अगर बच्चे को नहीं मिलता है तो उससे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो भी उनकी डेफिशिएंसी आ जाती है। जैसे बच्चे वो ज्यादातर अपन देखते हैं एनीमिक मिलते हैं, या फिर कैल्शियम की कमी होती है। उसकी वजह से बच्चे को क्या है कि फिर अंदर से इच्छा होती है कि वो कैल्शियम जब कम होता है तो उसको अर्ज होती है कि वो मिट्टी खाए, या फिर जैसे बच्चे कई पेंट वगैरह खाते हैं, इस वजह से है। तो इसलिए जो भी 2 साल से बड़े बच्चे होते हैं उनको 6 महीने के अंदर एक बार उसको जो एल्बेंडाजोल है वो उसका कोर्स देना चाहिए। 2 साल से छोटा है, 1 साल से 2 साल का, तो उसको 200 mg, और 2 साल से बड़ा है तो उसको 400 mg ये उसको देना चाहिए 6 मंथली। ये गवर्नमेंट ने भी एक अभियान चला रखा है जिसमें स्कूल्स में ये सप्लाई होता है। मेन यही है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है। और मैम हमारे साथ हमारे सभी हेल्प पार्टनर जुड़े हुए हैं। अगर मैम से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं मैम से एक एक करके। जी हेलो। अंकित सर, आप पूछ सकते हैं मैम से क्वेश्चन। हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। अभी अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो बच्चों में क्या होता है, समझ में नहीं आता उनका मालिश किस चीज से किया जाए। मालिश है। हाँ हाँ, मालिश बच्चों की एक ये जैसे मालिश। कि, हाँ, हाँ, बच्चों की जो, मालिश की प्रॉब्लम आती है इन दिनों सबसे ज्यादा। क्या चूज करें उनके लिए, क्या बेटर है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, किस कंपनी का अच्छा है, या हम तेल या घी की मालिश करें या आलमंड ऑयल की मालिश करें, तो इसके बारे में ठीक थोड़ा है। बता दीजिए आप। जैसे स्टार्टिंग में जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो स्टार्टिंग के जो 1 मंथ का पीरियड, 1 मंथ तो क्या, 10 to 15 डेज है, उसकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है। जी। तो उस टाइम में तो जनरली जो मसाज है वो अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद जो है बच्चा, जिसको उसको तीखी स्मेल स्मेल नहीं होनी चाहिए ताकि बच्चा इरिटेट नहीं होए। तो उसकी वजह से जैसे कोई कोकोनट ऑयल है वो अपन मालिश कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल है उसकी स्मेल है वो बच्चे को चुभती है, तो उससे इरिटेट होगा बच्चा, तो वो नहीं करनी चाहिए। और जनरली अपने क्या है, बच्चे को ठंड का मौसम है नहलाना बंद कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वार्म थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट ठीक है, या फिर रूम में भी नहला सकते हैं उसको गुनगुने पानी से नहला के। उसके बाद उसको मालिश करना चाहिए। दिन में 2 बार भी कर सकते हो। जनरली तो ऐसे कोई स्पेशल कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगी, पर कोई भी जैसे भी जिसमें मॉइस्चराइजर अच्छा हो उसके लिए। कुछ बोलते हैं कुछ कार्सिनोजेनस है, इसमें कैंसर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ऐसा देखो देखने में आया नहीं है। पर जो भी बेस्ट, तो सबसे बेस्ट मैं कोकोनट ऑयल को ही प्रीफर करती हूँ। तो अफोर्डेबिलिटी का भी कोई इश्यू नहीं है और अवेलेबिलिटी का भी नहीं है। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। जी सर, जी पूछिए मैम सर। मेरा एक क्वेश्चन था। जी। बच्चों को जो काजल लगाते हैं या कान में तेल डालते हैं, गांव में अक्सर लोग ऐसा किया करते हैं, तो जी। क्या ये सही है या गलत? देखो, नहीं, ये इस चीज को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो काजल लगाते हैं बच्चों में उससे क्या है, आंख में जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता है, जो नॉर्मली नहीं लगाना चाहिए। कुछ बोलते हैं कि, पहले बोलते थे कि हेल्थ के लिए, आंखों की रोशनी के लिए सही होता है, तो ऐसा नहीं है। काजल जो भी, सुरमा जो भी लगाते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। और कान में तेल जो डालते हैं उससे क्या, ऐसे बोलते हैं कि जो उससे कुछ जो भी है वो निकल जाता है, तो ऐसा नहीं है। इससे जो कान में जो है वैक्स प्रोडक्शन है वो बढ़ता है। तो इसके लिए कान की सफाई बच्चे की कोई वो नहीं है, जरूरी नहीं है कि अपन उसको साफ भी करें। तो क्योंकि जो सीलिया का मूवमेंट होता है उससे जो कान की गंदगी अपने आप बाहर निकलती रहती है। तो कान में कुछ भी नहीं डालना और आंखों में काजल लगाना अवॉइड करें। नहीं, पेशेंट को जैसे समझाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि यार ये तो सदियों से चला आ रहा है, सारी चीजें आप भी किए होंगे, आपके पेरेंट्स भी किए होंगे, तो उनको थोड़ा सा हाँ, समझाना हाँ। मुश्किल हो जाता है उस टाइम। समझाना मुश्किल होता है, फिर उसके लिए अपन एज एग्जाम्पल उनको बताते हैं, या फिर उनको कुछ ऐसे दिखाते हैं भाई वीडियो ऐसे उनको, कि भाई ऐसे इसका ये हार्म हो सकता है, इससे बच्चे का ये इन्फेक्शन हुआ, ये दिक्कत हुई, इतने दिन इसको दवाई लेनी पड़ी।
उनको एज ए अपन मोटिवेट कर, जैसे आप मोटिवेट करते हो उसके साथ साथ आप थोड़ा डिजिटली अगर उनको इन्वॉल्व करो तो शायद बेटर रहता है। मैम एक बच्चा है, उसके आँख से ना पानी आता रहता है। वो तो कितने महीने का है? ये 7-8 महीने का है। 7-8 महीने का है, तो बर्थ से आ रहा है क्या? हाँ, बर्थ से ही आ रहा है। तो वो कह रहे हैं नसें तो ब्लॉक इसमें, है मतलब। हाँ इसीलिए, क्योंकि ये नेजल डक्ट ये जो है ये ब्लॉकेज होने की वजह से बच्चे को आंसू आते हैं। जनरली तो नहीं आते हैं, बर्थ से लेके 6 महीने तक आंसू नहीं बनते हैं। अगर आ रहा है तो नेजल ब्लॉकेज होता है। तो इसकी एक तो मसाज होती है, तो बच्चे को हम्म। नहलाते हैं तो आंखों से नीचे की तरफ ऐसे नेजल की तरफ, नाक की तरफ करना होता है, जिससे वो डक्ट होती है वो ओपन हो जाती है। फिर भी अगर नहीं होती है तो फिर सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता यस मैम, यस। ठीक है मैम, थैंक यू। है। ओके, गुड ओके मैम, आफ्टरनून मैम। थैंक यू सो मच मैम। हाँ गुड विक्रांत सर, आफ्टरनून। आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। मैम एक बच्ची है जो उनका एज 1 मंथ हुआ है मैम, उनका नाभि बढ़ते जा रहा है मैम, क्या कारण है जो बढ़ते जा रहा है मैम? इसको क्या है, जो बच्चे की जो पेट की जो होती है मेम्ब्रेन, वो जी कमजोर रह जाती है कई बच्चों में। उससे क्या है, आंत बाहर आने लग जाती है, आंत का कोई भी हिस्सा। जैसे ही बच्चा रोएगा या फिर कोई भी ज्यादा एक्टिविटी करता है तो वो बाहर आ जाती है। और जी अगर बच्चा कंफर्टेबली सोता है वो अंदर चला जाता है। इसको अम्लाइकल हर्निया बोलते हैं अपन। जी तो इसमें क्या है, अपन 1 साल तक या 6 महीने से 1 साल तक अपन वेट कर सकते हैं, अपने आप रिड्यूस हो जाता है वो। अगर 1 साल के बाद भी नहीं होता है तो फिर अपन को सर्जरी करा के उसमें जो भी है मेस रिपेयरिंग वो करवानी पड़ती है। तो 1 साल तक वेट एंड वॉच थेरेपी है, कोई भी नीड नहीं होता उसको। कुछ बोलते हैं दबाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, अपने आप रिड्यूस हो जाता है 1 ईयर तक। जनरली यही देखा गया है। बिल्कुल जी मैम, सेम कंडीशन वही हो रहा है मैम। जैसे रिलैक्स रहता है पूरा मोमेंट, कुछ तरह का नहीं करता, सोया रहता है तो फिर हम भीतर चला जाता है, जैसे कुछ मोमेंट करता है, रोने लगता है तो हाँ बाहर होने लगता है मैम। जी बिल्कुल। हाँ हाँ, तो इसके लिए 1 साल तक कोई भी जरूरत नहीं है, नीड नहीं है कुछ भी थे। ओके मैम, थैंक यू। मैम थैंक यू सो मच हेलो मैम। हेलो जी सर, हेलो, पूछिए सर। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैं जैसे छोटे बच्चे आते हैं 1 साल से अंदर, हाँ 1 साल के अंदर, तो कुछ लोग बोलते हैं कि इनके पेट में रुन रहे हैं, अच्छा रोना आपकी बहुत है, आवाज कट तो हो रही है। कैसे करें कि हेलो हाँ जी, बताइए। मैंने जब बच्चे आते हैं 1 साल के अंदर, तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चों को पेट में कीड़े हो गए, चूहे हो गए। तो ऐसे बच्चों को कैसे पता करें कि उसके वाकई पेट में चूर्ने हो गए हैं, उसको कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए? क्या हो गए हैं? मैम ही सेड कि पेट में कीड़े हो गए हैं मैम। बोल देते हैं ना, एक साल कीड़े हो रहे हैं, तक के? चूने हो रहे हैं। यस मैम। हाँ हाँ। तो उनको तो कैसे जैसे पता कि, करें? और तो जनरली जैसे ये बोलते हैं ना, जिसको चूना बोलते हैं देसी भाषा में, ये क्या है, नाइट में ये जी ज्यादा दिखते हैं। कि नाइट में ये जो जी है पेरिएनल एरिया में जो उसका मतलब वो बाहर आता है। तो ये जी अपन इसको देखने के लिए बोलेंगे कि नाइट में अगर ऐसा कुछ दिख रहा है उनको, तो फिर उनके लिए हम्म, अपन एल्बेंडाजोल का उनको स्ट्रेट डोज वाला अपन 200 mg दे सकते हैं। अच्छा डे टाइम में ये नहीं दिखता है, जनरली इसका जो है नाइट टाइम में बाहर आता है। अगर बच्चा इरिटेबल है, अच्छा नाइट में ज्यादा रो रहा है, तो इससे अपन आइडिया लगा सकते अच्छा, ठीक हैं। ठीक। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके मैम, थैंक थैंक यू। यू सो मच मैम। हेलो। यस हेलो, सर, पूछिए सर। हाँ मैम, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। मैम। जैसे कोई बच्चे हैं दूध पीते रहते हैं, उनको बाथरूम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब छोटे बच्चों को दिखाते भी हैं डॉक्टर को, तो बताते हैं इनको कि ऐसे वो खाने के लिए, मतलब इनको खाना दीजिए, खाना वाना देने पे बच्चे मतलब उतना जैसे खा नहीं पाते, और दूध वगैरह पिलाने पे उनकी लैट्रिन टाइट हो जाए, 2-2 दिन 3-3 दिन नहीं कर पाते, कभी कभी तो 8-8 10-10 दिन हो जाता है। तो तो ऐसे आप में क्या? कितने छोटे बच्चे की बात करना चाहते हो? नहीं, पहले तो ये, इस समय तो बच्चे की 2 साल हो गई है, मतलब 1 साल के भी बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। 6 महीने का है, 6 महीने का तो हाँ नहीं, हाँ। 1 साल के ऊपर के बच्चे रहते हैं उनको ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है। तो देखो, इसमें मेनली जो रोल है वो डाइट का है। अगर वीनिंग प्रॉपर टाइम से नहीं करते हैं, बच्चे को मेनली मिल्क बेस्ड डाइट पे रखते हैं, दूध पिलाते हैं, जो सीरियल्स हैं, अनाज है, रोटी सब्जी जो बच्चे को जाना चाहिए वो नहीं जाता है,
तो उसकी वजह से जो क्या है, जो अपना स्टूल होता है उससे वाटर है वो लीकेज होता रहता है, वो जो स्टूल होता है हार्ड हो जाता है। बस बच्चा हाँ स्टूल हार्ड होने की वजह से क्या उसकी हैबिट में नहीं रहेगा, अगर वो जाता है तो भी उसको पेन होगा अगर हार्ड स्टूल होता है तो। फिर उसको धीरे धीरे क्या करता है वो विदहोल्ड करके रखता है, बच्चा पोटी करने से एक तरीके से डरने लग जाता है। तो हाँ जैसे हाँ जैसे कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा तो अपने जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो हाँ उसकी वजह से क्या है, बच्चा जो कॉन्स्टिपेशन जिसका ब्लैडर पे प्रेशर पड़ा तो यूरिन वहां पे इकट्ठा होने लग जाता है ब्लैडर में, पूरा हाँ ब्लैडर है वो खाली नहीं हो पाता है। उसकी हाँ वजह से क्या बार बार बच्चे को यूटीआई होने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले अगर किसी बच्चे को यूटीआई है तो उसका बाउल ब्लैडर हैबिट अपन को करेक्ट करना होता है, अगर कॉन्स्टिपेशन है उसको रिलीव कराना हो। तो हाँ। मेन रोल इसमें डाइट का है, अगर बच्चे को टाइम से वीनिंग होके उसको जो अनाज खिलाना स्टार्ट कर देते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन हाँ। वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती। अगर नहीं, फिर जैसे कि भी है तो कोई। 2 साल हाँ। का बच्चा है, 2 साल 2.5 साल का है, तो क्योंकि मैं डाइट में जबरदस्ती करने पे थोड़ा बहुत खाते हैं, वरना खाते नहीं। उनको डाइट में जैसे कि क्या दिलाया जाए बच्चे को। इसमें देखो मेनली तो 2 साल का बच्चा है तो उसको सब कुछ खिलाना चाहिए। मतलब कि हाँ अगर कुछ जितने भी फैमिली मेंबर हैं वो खाना खा रहे हैं तो एक एक बाइट करके भी अगर बच्चा घूमते घूमते खाता है तो उसको रिलीफ मतलब कि फायदा होता है। तो या हम्म फिर उसको जो भी मन करता है, दलिया है खिचड़ी है जो भी वो खाना चाहता है, या फिर जैसे फैमिली फूड तो है ही, उसके अलावा उसमें फिर कुछ हेल्दी जो फ्रूट्स हैं वो दे सकते हैं, वेजिटेबल्स। मतलब एक तरीके से उसको स्टार्टिंग में जो पीरियड है उसके वो भागा दौड़ी वाला ही काम है कि पीछे भागते रहो खिलाते रहो, सबकी यही कंप्लेन आती है। तो हम्म। स्टार्टिंग में अगर टाइम से विनिंग हो जाती है, बच्चे को टाइम से खिलाना स्टार्ट कर देते हैं तो ये दिक्कत नहीं आती है। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है उसको ठीक है दूध में उसको ठीक है कि एनर्जी उसकी प्यास तो मिट जाती है लेकिन उसके न्यूट्रिएंट्स नहीं जा पाते हैं। तो इसलिए एक बार ये काफी डिफिकल्ट रहता है पेरेंट्स के लिए, पर तो ऐसे में टाइम मतलब से स्टार्ट मैम करना चाहिए। उसको ज्यादा से ज्यादा डाइजेशन पे ही ध्यान दिया जाए। जी। ओके मैम, जैसे कभी को एक बच्चा था, मैं अचानक ऐसे मतलब खेलते खेलते वोमिटिंग किया, वोमिटिंग में उसके ब्लड आ गया, तो ऐसे में क्या सिम्टम्स जाना जा सकता है? वोमिटिंग, सडन वोमिटिंग हुई, वो बच्चे की एज वगैरह, और जैसे बड़ा बच्चा है तो दो कफ ढाई की साल का कंप्लेन पहले कुछ। 2-2.5 साल का बच्चा है तो उसको मान लो कभी नाक से ब्लीडिंग होती है, ऐसा कोई दिक्कत? ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सडनली ऐसे आ गया ब्लड, खेलते 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 वो खाना थोड़ा बहुत खाया, उसके बाद खेल रहा था, उसके बाद अचानक वोमिटिंग हुई, वोमिटिंग में थोड़ा बहुत ब्लड आ गया। अच्छा, तो इसमें ऐसा तो कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है, जैसे बड़ों बच्चों में तो अपन टीबी वगैरह सस्पेक्ट कर सकते हैं। इसमें जनरली तो फिर बच्चे का है या तो जैसे फोर्सफुल कई बार वोमिटिंग हो जाती है उसकी वजह से, अच्छा। या फिर कोई पहले से थोड़ा अल्सर बना हुआ हो उसकी वजह से ब्लड है, या क्लोटेड ब्लड है या फ्रेश ब्लड है, उस पर डिपेंड करता है। अगर क्लोटेड ब्लड है, मान लो कोई थोड़ी बहुत अगर एपिस्टेक्सिस होती है तो वो हाँ। अंदर की तरफ जाके फिर वो कफ मतलब कि वोमिटिंग में बाहर आ सकता है। और एज ए अरे फ्रेंड जैसे एकदम फ्रेश। जी। जिस बच्चे को जैसे अगर डाइजेशन में दिक्कत है, उसको ये ऐसी वोमिटिंग में ऐसा कभी हो सकता है क्या, आ सकती है ब्लड ब्लड? ब्लड तो ऐसा नहीं हो सकता, अगर कोई अल्सर बना हुआ है तो आ सकती है। ओके। अगर बार बार ऐसा कोई वोमिटिंग में ब्लड आना या फिर कोई भी और ब्लीडिंग आपको कुछ लगता है तो फिर उसके लिए वही ब्लड ब्लड की जो स्टडी होती है ब्लीडिंग डिसऑर्डर के लिए, वो सब अपन को देखना पड़ता है। ओके। कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं बहुत है बहुत बच्चे को। धन्यवाद मैम। हाँ चंदन जी सर आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। जी पूछिए चंदन सर। ओके, थैंक यू नमस्कार मैम। मैम। हेलो हेलो। मैम, नमस्कार। नमस्ते। बोले मैम कि जो नजल ड्रॉप दो तरह का होता है ना, जी। जाइलोमेटाजोलिन और ये नजल सेलाइन स्प्रे, सलाइन। जी। तो दोनों का कार्य मैम बता दीजिएगा। देखो जो नॉर्मल सलाइन ड्रॉप होता है उसका एक तो ये फायदा है कि अगर आप उसको लॉन्ग टाइम तक भी देते हो तो उसका कोई हार्म नहीं है। अच्छा उससे क्या अच्छा। है, बच्चे की जो ड्राइनेस की वजह से बच्चे को सांस में प्रॉब्लम हो रही है, नेजल ब्लॉक हो रखा है एकदम से, तो जैसे सलाइन डालते हैं तो वो जो म्यूकोजा होती है वो खुल जाती है, उसकी वजह से सांस लेने बच्चे को ठीक रहता है। और जो जाइलोमेटाजोलिन है उसका भी काम सेम है, पर इसको अगर मान लो कई लंबे टाइम तक यूज करते हैं
तो फिर बच्चे का जो नेजल सेप्टम है वो खराब हो सकता है, या फिर उसको अगली बार अगर जरूरत पड़ी तो उसको ज्यादा डोज देनी पड़ेगी। जो 1 बूंद से खुल रहा था उसको 2 बूंद देनी पड़ेगी, मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये डोज डिपेंडेंट है जाइलोमेटाजोलिन वाला, इसका लंबे टाइम तक यूज नहीं कर सकते। कुछ डॉक्टर्स मैम देखे हैं कि बच्चों को दोनों एक साथ देते हैं। एक साथ अगर एलर्जिक राइनाइटिस है तो उसमें स्प्रे देते हैं, जैसे स्टेरॉइड का स्प्रे देते हैं, फ्लूटिकासोन या मोमेटासोन का, वो स्प्रे होता है उसका भी, वो साथ में दे सकते हैं। स्प्रे नहीं मैम, ये दोनों नोजल नोजल ड्रॉप है ना, दोनों एक साथ देते हैं हाँ, डॉक्टर लोग। फिर उसमें ड्यूरेशन कम रहता होगा कि दोनों 3 to 5 days दे के, या फिर मंथली ऐसे तो नहीं देते। नहीं, लंबे टाइम के लिए नहीं नहीं देते हैं। हाँ, लंबे टाइम तक के लिए नहीं देंगे। जी। एक तरीके से वो कंजेशन को रोक रहा है, और वो जो है वो नॉर्मल सलाइन वाला जो ड्राइनेस है उसमें ज्यादा हेल्पफुल रहता जी है। जी और जो जाइलोमेटाजोलिन वाला है वो जो कंजेशन हो रखा है एकदम से, नेजल बिल्कुल ब्लॉकेज है, उसमें देते हैं। जी जी जो छोटे बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग के 1-2 महीने में नेजल ब्लॉक होके फिर दूध पीने में उनको तकलीफ आती है, तो उसमें सेलाइन ही प्रीफर करते तो मैम इसका लक्षण क्या आता है बच्चों में? हैं। जो नाक बंद होती है तो फिर एक तो बोलेंगे कि दूध नहीं पी रहा है बच्चा, या फिर दूध पी रहा है तो उल्टी कर रहा है, क्योंकि नाक बंद हो गया तो बच्चे से निगला नहीं जाएगा वो दूध। जी जी या फिर बोलते हैं कि रात को जब बच्चा सोता है तो छाती घड़ बजती है, उसमें छाती में से आवाज आती है। जी जी तो ये सब नेजल ब्लॉकेज के लक्षण होते हैं। जी 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 जी। और मैम मान के चलिए कि जिस बच्चे को सर्दी है, नाक से पानी आ रहा है, खांसी हो रहा है, तो इसमें हम लोग हम्म। जनरली जो है एंटीबायोटिक के रूप में मान के चलिए कि सेफोडॉक्सिन 50 mg सिरप देते हैं, एस्कोरिल जी। एल सिरप देते हैं, और हाँ। मोन्टीना एल देते हैं। हाँ, तो ये सब देने से मैम अगर मान के चलिए कि बच्चे को ज़्यादा आराम नहीं मिले या ठीक नहीं हो, तो क्या देना चाहिए? देखो फिर एलर्जी का अपन उसको मान सकते हैं, एलर्जी अगर फैमिली हिस्ट्री है किसी को एलर्जी की, तो फिर उसमें अपन एक तो ये ध्यान रखना, एंटीबायोटिक जो है अमोक्सिक्लेव 6 मंथ से छोटे बच्चे को नहीं देना। जी और जी जनरली ये जो स्टार्टिंग के 2 मंथ होते हैं इसमें जो अपन एंटीकोल्ड जो ड्रॉप्स आती है उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे टेकिकार्डिया होके बच्चे को अरिथमिया हो सकता है। ये है। जी जी बाकी अगर इससे भी रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर एज ए अपन, एक तो इन्वेस्टिगेशन की नीड है बच्चे को। अगर वायरल ही लग रहा है तो अपन उसको 3 से 5 दिन दे के उसको रोक सकते हैं। अगर साथ में प्रोडक्टिव कफ है तो एज ए मान के चलो कि अपन उसको साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, एंटीबायोटिक थोड़ी अपग्रेड कर दो, और साथ में स्टेरॉइड दे सकते हैं, जो उमनाकोटिल का कोर्स है वो दे सकते हैं 3 दिन का। जी 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 जी। और मान के चलिए कि किसी बच्चे को मान के चलिए मैम की सूखी खांसी आ रही है, जी। आ, सूखी खांसी लंबे आ टाइम रही से। है, जी लंबे टाइम से आ रही है, और उसको ये सब दवाइयाँ देने से ठीक ना हो पूरी तरीके से, आराम मिल जाए फिर वैसे ही हो जाए, या फिर बार बार ये सब समस्याएं हैं, तो हाँ, क्या करना ये चाहिए? तो एज ए देखो एलर्जी कंडीशन है जिसको अस्थमा बोलते हैं या फिर हाइपर एक्टिव एयरवे डिजीज बोलते हैं। तो इसमें फिर इनहेलर थेरेपी प्रीफर करनी पड़ती है, जो जी बोलते हैं एमडीआई है जो वो स्टार्ट करने होते हैं। जी जी हाँ, अगर रिकरेंट है, ड्राई कफ है, मॉर्निंग में ज्यादा है, ये सब अगर एलर्जिक के फेवर में है तो फिर इनहेलर थेरेपी स्टार्ट। जी जी। अब एक बच्चा है मैम, 1 साल का, 1 साल का जी। बच्चा है, उसको जो है सर्दी और खांसी दोनों रहती है, ठीक ना, और हम्म। छाती जो है उसकी गड़गड़ करने लगती है। हम्म। उसको मैंने जो है एजिथ्रोमाइसिन दिया है सिरप, हम्म। हाँ। एस्कोरिल एल सिरप दिया है, हम्म। मोन्टीना एल दिया है। हम्म। तो ये देने से जो है उसको ज़्यादा राहत नहीं मिलता है, और ये नेबुलाइज करते हैं ना तो थोड़ा सा राहत मिलता है। ये समस्या उसको बार बार होती है। बार बार हो रही चंदन है जी, मैं तो आपको इसमें एक, भी। सॉरी फॉर इंटरप्शन मैम। चंदन जी, अगर ऐसे स्पेसिफिक कोई केस है ना, तो उसमें आप एक बार मैम को एक बार पेशेंट रेफर कीजिए, और फिर मैम वहाँ पे थोड़ा सा तहकीकात भी कर पाएंगे केस हिस्ट्री के साथ में। जी क्योंकि जी यहाँ पे अगर मैं चाहूँगा कॉमन क्वेश्चन पूछे जाए, क्योंकि हमारे सभी और हेल्थ अच्छा। पार्टनर्स भी जो है वेबिनार में बैठे हैं, तो मतलब सबकी नॉलेज बढ़े वहाँ पे, एक पर्टिकुलर केस को ना डिस्कस करें, कॉमन अगर हम बातचीत करें तो हमारे लिए बेहतर होगा फिर। ठीक है सर। ये वाला क्लियर करा लेते हैं। जी जी बिल्कुल, चलो ये बात कर। जी बता दीजिए मैम।
1 साल का बच्चा है तो इसमें भी अपन एमडीए स्टार्ट कर सकते हैं अगर रिकरेंट हिस्ट्री है तो। जी अगर ऐसे नहीं है कि एमडीए छोटे बच्चों को नहीं दे सकते, 6 महीने से ऊपर है तो दे सकते हैं उसको, स्पेशल विद मास्क के साथ इनहेलर थेरेपी दे सकते हैं। जी उसके बाद अपन रिजल्ट देखते हैं, उससे वो ठीक रहता है तो सर्दियों के टाइम, या फिर ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको वैक्सीनेशन का भी देखना पड़ता है। अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से रिकरेंट हो सकता है, या कई बच्चे जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उसमें भी ज्यादा होता है। जी जी सर। गुड आफ्टरनून मैम। गुड जी जी आफ्टरनून। सर, पूछे संदीप जी। मैं पूछ रहा था कि बच्चों में आईएम इंजेक्शन लगाने के लिए कौन सा साइड मैम होना चाहिए? ये जो थाई का होता है, ये एंटेरोलेटरल सरफेस होती है, इस पे प्रीफर करते हैं इसमें जनरली। मैं किसी 5 किसी साल एज से तक इधर। क्या कह रहे हो? मैम मतलब कितने ईयर तक? 5 साल तक। यस मैम। उसके बाद आप डेल्टोइड भी ले सकते हो। ओके मैम। गुड आफ्टरनून मैम, एक क्वेश्चन है। गुड आफ्टरनून, बताओ। एक बच्चों में मम्स वगैरह हो जाता है ना, सूजन वगैरह हम्म अपने नीचे, ये मतलब हम्म। इसका क्या रीजन है? सर्दियों में मम्स होता है? तो जनरली यहाँ होता है, जो पेरोटिड का सूजन होता है, ये जो है इधर, आप इधर ऊपर की बात कर रहे हो, हाँ, एक तो ऊपर में ही होता है और एक कान नीचे कान के यहाँ पे भी सामने। होता है। हाँ, एक तो यहाँ। ठीक है, देखो, कान के सामने जो होता है ये तो मम्स है, और जो नीचे होता है ये जो है टॉन्सिल्स वगैरह बढ़ने की वजह से सर्वाइकल लिम्फ नोड है वो सूज जाते हैं। तो जनरली जो है ये कॉमन कोल्ड में भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे कोई भी इन्फेक्शन है बच्चे को, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, सोर थ्रोट हुआ, कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो यहाँ तो सूजन आ सकती है। ये वाला जो है ये भी वो है, इन्फेक्शन है, मम्स जो होता है जिसको बोलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड जो है उसमें सूजन आ जाती है। इसमें मेन रोल होता है जो एमएमआर वैक्सीन है वो सब बच्चों को देनी चाहिए। अगर वैक्सीन है तो 80 to 85% वो डिजीज है वो प्रिवेंट होती है। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैडम, जो छोटे बच्चे जैसे 6 महीना का बच्चा है, उनको जी। प्रोडक्टिव कफ बहुत ज्यादा जम गया है छाती में, और घरघराने का आवाज भी आती है। मैं सिरप भी दिया हूँ, एलएस वगैरह, और अस्टाकाइन पी जैसे कि सिरप आता है ड्रॉप, वो सब दिया हूँ, और हम्म मोन्टिनाइल तो उसकी भी, और एंटीबायोटिक भी दिया हूँ सेफालोस्पोरिन ग्रुप का। तो उससे भी अगर हाँ, आराम नहीं होता है मैम, तो फिर क्या किया जाए? कितने मैं महीने भी का देखता बच्चा हूँ, बताया आप? 6-7 महीने का मैम। मैं 6-7 महीने का है तो देखो वो ये कि जो कफ है वो बाहर नहीं निकाल पाएगा बच्चा, तो एक्सपेक्टोरेंट जो भी अपन देते हैं ब्रोक्सोल वगैरह उसका इतना रोल रहता नहीं है। तो जी इसमें जी। एंटीबायोटिक का ही मेन रोल है। वो कफ देखना पड़ता है अपन को कैसा है, जैसे पर्टुसिस जैसा है तो उसमें एजिथ्रोमाइसिन प्रीफर करते हैं, या फिर जनरली बच्चा को कफ तो लग रहा है लेकिन जो है मॉर्निंग में या फिर नाइट में सोने के बाद ज्यादा होता है तो उसमें साथ में लिवोसाल्बुटामोल वगैरह जो सिरप है मॉन्टेरल की, उसका ज्यादा रोल रहता है। जी जी। मैं पीडियाट्रिशियन बस रिफर करता हूँ, तो मैं अक्सर देखता हूँ यहाँ पे वो माने कि सेफालोस्पोरिन ग्रुप का यानी सेफ्ट्रीजोन इंजेक्शन दे देते हैं वो लोग, वो 5 दिन लगाने के लिए दे देते हैं। क्या वो सही है मैम? नहीं, मैं इंजेक्शन को बिल्कुल इंजेक्शन के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि जैसे जैसे डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा है, बच्चे को रिकवरी में टाइम लगेगा, उसमें दे सकते हैं। अगर नहीं डब्ल्यूबीसी मैम, काउंट वो नॉर्मल है। इन्वेस्टिगेशन बिना किए हुए मैं देख रहा हूँ हर पेशेंट को सेफ्ट्रीजोन का इंजेक्शन वो प्रेफर कर दे रहे हैं, और वो नहीं किटकेट नहीं। लगा के भी भेज दे रहे हैं कि गांव में दिलवा देंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है। इसलिए इससे मैं क्या आपसे है पूछ रहा बच्चे था। को, जी, आराम तो मिल जाएगा लेकिन जो इन्फेक्शन है वो एक तरह सबसाइड हो जाता है, बिल्कुल बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है, तो उससे वापस जी से जी। बच्चे को हर 10-15 दिन में वो इन्फेक्शन से दोबारा से रीअपियर होता है। तो इंजेक्शन नहीं देना चाहिए जब तक बच्चा ओरल पे ठीक हो रहा है, तो इंजेक्शन प्रीफर नहीं करना चाहिए। और पेशेंट भी मैडम ज्यादा दिन वेट नहीं कर, जैसे 2-3 दिन तो वेट करना चाहिए, पेशेंट को भी जल्दी स्टैंड आराम चाहिए, हाँ इसलिए हाँ, वो खुद आजकल बोलते हैं यही है डॉक्टर कि, जाके। हाँ, कि जी मैम। इंजेक्शन दे दो। हाँ, हाँ तो हाँ हाँ। इसलिए अगर अगला खुद ही कह रहा है, क्योंकि सबके पास टाइम किसी के पास नहीं है, उनको रिलीफ जी चाहिए, जल्दी रिलीफ चाहिए, बच्चा भी परेशान नहीं हो, घर वाले भी, तो उसके लिए अपन को मोटिवेट करना चाहिए उनको, जहाँ तक है कि अवॉइड करें इंजेक्शन के लिए, उनको सारी समझाएं कि इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है, दब जाता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मैम, इन इंजेक्शन से तो एनाफाइलेक्टिक शॉक भी हो सकता है बच्चे लोग को भी ना मैम?
जैसे कि हाँ, वो किसी को भी हो सेफालोस्पोरिन सकता ग्रुप। है। जी जी मैम। हाँ, तो तो इसलिए उससे मैं पहले ज्यादातर AST होना इंजेक्शन चाहिए। नहीं देता हूँ मैम, ज्यादातर मैं हाँ, इंजेक्शन नहीं देता हूँ, देखता हूँ बहुत ज्यादा अगर जरूरत है तो देता हूँ, ऐसे ज्यादा नहीं देता। इसलिए मैं देखता हूँ यहाँ पे हर गांव का डॉक्टर भी जो है वो सब में इंजेक्शन दे देते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मैम कि बच्चे लोग में शौक होने का कम चांस होती है या ज्यादा एनाफिलेक्टिक शौक मैम, इंजेक्शन नहीं, देने से? एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है, वो अलग अलग बॉडी पे डिपेंड करता है, उसमें एज का कोई रोल नहीं, वो किसी में भी हो जी जी। सकता है, पर्टिकुलर कोई भी ड्रग से किसी को भी हो सकता है। तो इससे पहले वही है कि पहले AST करके ही इंजेक्शन दें अगर देना पड़ रहा है तो। जी जी। ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू मैम। और कोई हमारे हेल्प पार्टनर जो मैम से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? बिल्कुल सर, एक हेलो। सवाल मेरा और भी है सर। यस सर, पूछिए सर। हाँ, डॉक्टर मैम से कॉल बात करना था। हाँ जी। सवाल था कि मैडम एक प्रश्न था, एक बच्चा है उनका जब स्टूल कंस्टिपेशन हो जाता है, होता नहीं है, तो क्या किया जाए मैम? पहला तो यही है कि उसकी डाइट में इम्प्रूवमेंट करें। जी। दूसरा, अगर बच्चा जैसे चेक करे कि कहीं बच्चे को एनल फिशर वगैरह तो नहीं बना हुआ है, कि उसकी वजह जी। से, दर्द की वजह से बच्चा नहीं कर पा रहा है, अगर वो कुछ है तो उसके लिए एक तो ये जो गर्म पानी में बैठने का बोलते हैं उससे रिलीफ मिलता है एनल फिशर में। जी। और अगर फिर भी नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा कुछ है नहीं और बच्चा जा नहीं रहा है, तो अगर पहले उसको फिर वो जो लिग्नोकेन जेल वगैरह है वो अप्लाई करने के लिए बोलते हैं, ताकि थोड़ा स्मूथ होए, बच्चे को दर्द कम हो। उसके साथ लेक्टुलोज तो जो भी है वो प्रीफर करना है। इलेक्ट्रिलोज अगर सॉल्यूशन बहुत ही पिलाने से भी नहीं होता है मैम? जैसे इलेक्ट्रिलोज सॉल्यूशन पिलाने से भी नहीं होता है, एनिमा डूस करने से भी नहीं होता, तो क्या किया जाए मैं उस कंडीशन में उसको? एनिमा से भी नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है मैम। एक दो बार हुआ मैम, फिर उसके बाद एनिमा देने से डबल डोज एनिमा दिया गया, फिर भी नहीं हुआ मैम। हाँ, इसलिए एनिमा को एक बार अवॉइड ही करना चाहिए। अपन लेक्टुलोज की डोज बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो ब्लड में अब्जॉर्ब नहीं होती, वो ओनली इंटेस्टाइन में जाके जो है स्टूल को सॉफ्ट करने का काम करती है। तो जी। बच्चा जैसे एज वाइज है कि बच्चे को स्टार्ट कम से करो, 2.5 ml से करो, 20-20 ml भी आप एक बार में दे सकते हो। ओके मैम। हाँ, जी। वार्म वाटर के साथ वो आधे ग्लास में मिला के वैसे देना प्रेफर रहता है, क्योंकि वो ऑयली होता है तो सीधा बच्चा ले नहीं पाता है। अगर और उसके एनीमा लिए से भी नहीं होता है तो फिर सर्जिकल इंटरवेंशन ही है इसके पास। तो या फिर जैसे वो कई बार ऐसा हो सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे में जनरली हो सकता है, जिसका मतलब कि जो एनएस का डायमीटर कम होता है, डायलेटेशन सही नहीं होता है, तो फिर जी। सर्जिकल बार बार उसमें फिंगरिंग के द्वारा वो डायलेटेशन किया जाता है, फिर वो जनरल नॉर्मल हो जाता है। कभी उनका मैम कभी 15 डे तक स्टूल नहीं जाती है मैम, 15 डे तक। कभी एज है 7 इयर्स की है मैम बच्ची। तो उसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन कराया, थायराइड वगैरह या विटामिन डी कुछ? इन्वेस्टिगेशन कुछ भी नहीं हुआ मैम। उनको पीडियाट्रिक डॉक्टर से दिखाए थे, तो वो लिखे थे सोर्बिलिन ग्रुप का सिरप मैम, और लैक्टोलोज सॉल्यूशन और एनिमा डूस उनको एडवाइस किया गया था मैम। तो एनिमा तो हमने ड्यूस कर दिया था मैम, तो उससे भी नहीं हो रहा है। ठीक, से भी नहीं हो रहा है तो फिर उसको इन्वेस्टिगेट करा के फिर सर्जिकल इंटरवेंशन ही है। फिर अगर नहीं करता है, बच्चा डिस्कम्फर्ट में है, तो फिर सर्जिकली होगा। तो राजीव जी, आप एक बार मैम के पास केस रेफर हेलो। और उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। बिल्कुल दिखाएंगे सर, बिल्कुल दिखाएंगे, इसलिए तब सलाह लिए, पहले दिखाएंगे बिल्कुल। जी। हाँ जी सुरेश हेलो। जी। जी हाँ डॉक्टर जी। सुरेश चंद्रा जी, पूछिए सर क्वेश्चन। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी मैम ने बताया था, माल न्यूट्रिशन वाली जो समस्या आती है, जी। उसके लिए देहात एरिया में, जैसे कोई देहात से बहुत दूर हो, शहर से शहर पहुंचने में प्रॉब्लम आती हो, तो उसके लिए अगर हम अपने पैनल पे आपको या किसी ऐसे पेडियाट्रिशियन को दिखाएं, तो उससे कुछ लाभ हो सकता है, मिल सकता है क्या? हाँ, उसमें जो भी प्रॉपर डाइट के अकॉर्डिंग अगर बच्चा चलता है, जो डाइट उसको एडवाइस की जाती है, तो उसको रिलीफ मिल सकता है। बाकी जैसे वास्तविक। नॉर्मल कुछ भी मतलब। जी। हेलो। हेलो। हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे देहात में बहुत दूर दूर से बच्चे और गरीब भी होते हैं, तो वास्तव में वो शहर जा नहीं पाते। तो हम्म। ऐसे में जैसे डॉक्टर साहब ने रेफर कर दिया कि आप ऐसा करो, माल न्यूट्रिशन के लिए जो गवर्नमेंट संस्थाएं बना रखी हैं, जो सेंटर बने हैं, उनमें जाइए, हम्म। आपको फ्री में मिल जाएगा, लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं बेचारे।
तो उसके लिए क्या हमारी संस्था से या हमारे जियो पैनल से आप लोगों को दिखाएंगे तो उनका कुछ भला हो सकता है, या उनको ऐसी चीजें मिल सकती हैं न्यूट्रिशन का जो पूरा बनाते हैं आप लोग, बना के दे सकते हैं? मैं ये जानना चाह रहा था, हो सकता है? देखो बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर वो एमटीसी सेंटर अलग से होता है, उसमें जो F75 और F100 डाइट वो बच्चे को चलती है, उसका रेगुलर वेट मॉनिटरिंग होना, और उसको पहले अगर बच्चा मुंह से नहीं खाता है तो टू फीडिंग स्टार्ट करते हैं, उस पे वेट गेन हो रहा है, बच्चा कुछ खाने लग जाता है, उसके बाद जाके जो F75 डाइट है वो बनानी पड़ती है। उसमें कुछ जैसे मुरमरे हैं, ये लोकल जैसे मिल जाता है, मुरमरे हैं, या फिर जैसे उसमें थोड़ा हेलो, वॉइस नहीं आ रही है मैम? हेलो, हेलो। हाँ जी सुरेश जी, कुछ मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नेटवर्क इशू हुआ है हाँ, मुझे भी डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी मैम, अभी आ रही है। हाँ जी, अभी मिल पा रही है मुझे। तो उसमें अपन वही है कि जैसे ज्यादा कोई जरूरी नहीं है कि अपन उनको ये बोले कि ये चीज खिलाओगे तो होएगा, जन नॉर्मल जैसे पालक है, या फिर जैसे नॉर्मल गुड़ होता है, या फिर जैसे बाजरा होता है, ये अपन की उसको लो कॉस्ट वाला अवेलेबल करा सकते हैं, कि जैसे वास्तव शहर में में मैम बोलते हैं जी, कि बात यह है खिलाओ। कि मेरे पास एक पेशेंट था इसी प्रकार का, तो मैंने डॉक्टर दीपक सर को दिखाया था, तो उन्होंने रेफर कर दिया था हायर सेंटर बोल के जी, कि आप ये माल न्यूट्रिशन वाले जो सेंटर बने होते हैं उनमें दिखाइए। लेकिन अभी ये 6 अगर महीने इस हो गए बच्चा, हाँ 6 महीने हो गए, उनके जो बच्चे के जो माता पिता, उनकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो लखनऊ या फिर हम्म डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा करके उस सेंटर तक पहुंच पाए। तो अभी बच्चा वो वैसी ही पोजीशन में है, तो मैंने सोचा देखता हूं अगर ऐसा कुछ होता है दवाइयों से या हाँ सलाह से या आप लोगों की जानकारी से कुछ हो जाता है तो मैं उनको बता दूंगा, या फिर उनसे कह दूंगा कि हमारे पास डॉक्टर साहब हैं, उनसे आप ऐसा ऐसा करवा लीजिए दवाइयों के माध्यम से, या फिर हाँ, जो भी हो दवाइयाँ जैसे। जो भी हैं उसको विटामिन सारी हैं वो दवाइयों के फॉर्म में मिल जाएगी, पर नॉर्मल उसको जी जो भी है थोड़ा बहुत जो डाइट है वो देना पड़ेगा, जैसे नॉर्मल खाना है, रोटी सब्जी, वो अगर वो तो इतना तो कर सकते हैं इतना, बाकी अगर दवाइयों की जी बेस जी। पे भाई कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है, अगर बच्चे को कोई सीवियर इन्फेक्शन नहीं है, फीवर आना या फिर कोई बहुत ही ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो अपन दवाइयों के बेस पे उसको कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है अपन उसको उस सेंटर में ही रेफर करें। जी अच्छा, मेरा साहब मेरा दूसरा सवाल ये है कि अल्बेंडाजोल जो होता है वो कम से कम 6 महीने से नीचे बच्चों को न देना चाहिए, मैं आपसे जानना हाँ चाहता हूँ। हाँ, 6 महीने से एक नीचे नहीं वैसे दिया एक जा साल सकता? तक। हाँ जी। नहीं, कभी कभी बच्चे आते हैं तो उनको ना 6 महीने के हुए तो उनको थोड़ा पेट में कीड़े, या 7 महीने के हुए या 5 महीने के, तो उनके गार्जियंस बताने लगते हैं कि इनको सुबह सुबह कीड़े निकल रहे थे या ऐसा कर रहे थे, तो 6 महीने से नीचे बच्चों को अल्बेंडाजोल नहीं देना चाहिए क्या? हाँ, नहीं देना चाहिए, अगर उसको कीड़े वगैरह दिख रहे हैं तो दे सकते हैं, बाकी जैसे ये एज क्राइटेरिया ये तो प्रोफाइलेक्टिक है कि बच्चे को ये देना चाहिए 6 मंथली ताकि इसको फायदा मिले, पर एज ए थेरेपेटिक अपन यूज कर सकते हैं, कोई है उसको अ, इन्फेक्शन दिख रहा है, बच्चे को वॉर्म्स आ रहे हैं तो दे सकते अच्छा, तो ये कब तक हो सकता है? मिनिमम कितनी एज तक हो सकता है? 3-4 महीने हैं। में हम दे सकते हैं हाँ 200 mg? तीन तीन, हाँ 2 महीने के ऊपर दे सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हम्म, आपका। वो ये कि साइड इफेक्ट है, पर वो ये कि उसके हिसाब से अगर अपन को ट्रीट करना भी जरूरी है बच्चे को, तो अपन उसकी डोज उस हिसाब से एडजस्ट करके दे सकते जी शिखा शर्मा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आप अनम्यूट कर लीजिए। मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए यहाँ पे नीचे से माइक से। हैं। हाँ जी। ओके। हेलो, हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मेरे ट्विंस हैं, 4.5 साल के 2 बेटे हैं। तो मैं ये जी, जानना चाहती हूँ कि जब भी ये रोते हैं, एक बेटा छोटा जब ये रोता है तो इसको धक्का लगता है और बहुत ज्यादा लगता है, मतलब ड्राई कफ टाइप का। और जब से ये पैदा ड्राई हुए कफ हैं है। ये सिचुएशन, हाँ नहीं, कफ नहीं होता है, जब ये रोते हैं तो जैसे एक दस्ता टाइप का उठता है, तो वो होता है, और कंडीशन ना कभी कभी बहुत खराब हो जाती है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है?
ये कब से हो रहा है? जब से ये पैदा हुए हैं, आई थिंक मेरे सी सेक्शन हुआ था, ट्विंस बेटे हैं मेरे। आफ्टर 12 हाँ। इयर्स हुए थे शादी के बाद, तो तब से ही है इनको ये प्रॉब्लम, जब से ये दोनों रोते बच्चों को हैं। है? दोनों बच्चों को ही है। जब भी ये रोते हैं तो इनको धक्का लगता है और इनका गला ऐसा हो जाता है, मतलब घुटा घुटा टाइप का। तो मुझे हमेशा डर लगा सांस रहता है लेने इनका। में तकलीफ होती है, सांस रुकता है क्या होता है? नहीं, अक्सर जैसे हम कुछ जैसा मतलब पीते हैं, खाते हैं, उस टाइम मतलब खांसी टाइप की होती है, मतलब वो बहुत ज्यादा हो जाती है कभी कभी, मतलब आप खांसी में समझ उलझ रहे हो। जाता है। जी, एक बेटा तो मेरा ये है छोटा, 4.5 साल के बेटे हैं मेरे दोनों। अच्छा, नहीं ये हर टाइम ही जी, होता है या कभी कभी होता है? जब भी रोते हैं तभी इनको धक्का लगता है, जब भी रोते हैं तभी। ज्यादा जोर से इसलिए रोने मुझे पे डर या लगता है। थोड़ा बहुत? हाँ, ये पूरी ताकत लगा के रोते हैं, मतलब बहुत। ताकत लगा जी, के रोते हैं उसमें तो देखो हो सकता है, क्योंकि उस टाइम में क्या है, अगर बच्चा ज्यादा रोता है तो सांस जो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन अपना अच्छे से नहीं हो पाता है, उसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सेंटर अपना होता है वो काम नहीं करता है, तो उस टाइम आ सकती है खांसी। अगर बच्चे को जो नॉर्मल खाने पीने पे भी हो रहा है, सॉलिड या लिक्विड डाइट से, तो फिर कुछ है वो नहीं अपन नहीं बोल सकते हैं कि जो फेगस। हाँ, तो फिर ये ओनली ऐसा ही है। नहीं, कई ऐसा कुछ बच्चे नहीं है। ऐसा और करते हैं। दूसरा, ये बच्चे खाने पे नहीं आ पा रहे पूरी तरह से। मैं न्यूट्रिशनल डाइट देती हूँ इनको। मैं भी हाँ। जी जी नर्सिंग स्टाफ नर्स हूँ, तो मैं भी इनका न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल रखती हूँ और एक न्यूट्रिशियस डाइट देती हूँ, बैलेंस डाइट देती हूँ। उसके बाद भी बच्चे प्रॉपर डाइट पे नहीं आ रहे हैं, और इनको सोते टाइम फीडर चाहिए ही चाहिए इनको। फीडर तो लेते आप हैं, फीडर दे रहे हो? मतलब ये कब सोते से ही दे रहे नहीं हो? है। ये तो जब से ये पैदा हुए तब से ही, क्योंकि ये एनआईसीयू में रहे और 5 डे हाँ। वेंटिलेटर पर रहे। और उसके अच्छा बाद मतलब आफ्टर 17 डेज मुझे मिले थे मेरे बेटे। अच्छा अच्छा। जी तो मतलब जी, आपने खुद का फीड नहीं कराया इनको? खुद का फीड कराया, लेकिन दोनों बच्चों को नहीं, प्रॉपर हो नहीं पाता था, कवर नहीं हो हो पाता नहीं था पाता दोनों था को। तो आपने साथ में बोतल जी, स्टार्ट कर दी थी? हाँ, तो डॉक्टर ने वहीं कर दी अभी थी। जी, अच्छा अच्छा। हॉस्पिटल से ही कर दी थी। जी, तो अभी इनका वेट कितना है दोनों बच्चों का? दोनों बच्चों का वेट मतलब नॉर्मल से ज्यादा ही है, 20-20, 21-21 किलो वेट है दोनों का। तो फिर क्या आप कह रहे हो कि नहीं, ग्रोथ नहीं बन पा रही? ग्रोथ नहीं, कैसे नहीं बन रही? वेट नहीं, तो अच्छा है ग्रोथ बच्चों का। सही है, मतलब माय हाँ। क्वेश्चन इज कि बैलेंस डाइट पे नहीं आ रहे हैं, कि मतलब कभी फ्रूट खा लेते हैं पेट भर के, कभी कुछ खा लेते हैं, मतलब प्रॉपर खाना जो हम खाते हैं उस पे नहीं आते। तो कोई प्रॉब्लम की तो बात नहीं है ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बच्चा आपका हेल्दी है, जिस आप खाना दे रहे हो, जो भी वो खा रहे हैं, उससे अगर वेट गेन हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात वैसे तो सारे पीडियाट्रिशियन बोलते हैं कि आपके बच्चे हेल्थ में बहुत अच्छे हैं, हाइट भी अच्छी है, हेल्थ भी अच्छी है, वेट भी अच्छा है। नहीं। फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर बच्चे की वेट हाइट बढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। एडीएसडी हो गया था दोनों को, बड़े छोटे बेटे को हुआ एडीएसडी, और अभी मुझे हाँ। सिम्टम लग रहे हैं कि बड़े बेटे में अब ट्रांसफर हो गया है। इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि जो एक को होती है इलनेस, वही दूसरे को हो जाती है। अगर अच्छा, तो कफ भी होगा तो वो छोटे वाला सेकंड को हो ठीक है? जाएगा। अभी छोटा ओके ठीक है, छोटे मैम। उसका वाला मैंने ठीक। 4 मंथ ट्रीटमेंट लिया है। जी, उसका 4 मंथ हाँ, अगर ट्रीटमेंट लिया है सिम्टम मैंने, लग न्यूरो। रहे हैं आपको, हाँ, जी तो उसको कंसल्ट करना चाहिए आपको फर्दर दूसरे बच्चे को। जी जी जी, डॉक्टर सुनील मुझे सर, इस आपको क्वेश्चन। मैम, हेलो। हाँ जी। जी जी मैम, जी डॉक्टर मैम, सुनील सर आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मैम। थैंक यू मैम, मेरा यही क्वेश्चन था बच्चों की खांसी को लेके। वेलकम। ठीक है। हाँ सुनील सर, आप म्यूट पे हो सर। हेलो सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। सुनील सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो। जी गुड हेलो। आफ्टरनून अब आ सर। रही है गुड सर। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मेरे बच्चे के लिए है। वो मेरा बच्चा 6 से 7 साल का हो चुका है। जी। तो उसको खाने में बड़ी दिक्कत होती है, मतलब खाना पीना उन्हें रेगुलर समय से टाइम से, या मतलब ऐसा कहे कि भूख लगती नहीं, जबरदस्ती से खाना खाता है वो। और उसका डाइजेशन है वो एकदम बिगड़ा हुआ है, क्योंकि 2 से 3 दिन तक वो लेटरिन नहीं जाता है।
अच्छा, जी। और ये बाहर का प्रॉब्लम जो आती नहीं है है। पैकेट वाली चीज वो सब देते हो? पैकेट वाली चीज तो बच्चे हैं, अपन कम से कम ही देते हैं, बट वो नहीं मानते हैं अपना, तो बाकी कंट्रोल तो पूरा रहता है कि वो कम से कम ही खाएं। ये अगर पैकेट वाली चीज ज्यादा अगर बच्चे की जा रही है तो फिर वो ये एपेटाइट उनसे शांत हो जाती है, तो फिर वो खाने को अवॉइड करते हैं। तो जितना मैडम हो मैं सके एक बार कंट्रोल करके। हाँ जी। हाँ, वैसे बाहर का कुछ ज्यादा विशेष नहीं है, थोड़ा ही हम्म। बहुत नॉर्मली। तो चपाती वगैरह खाते हैं? हाँ खाते हैं, बट कम ही खाता है वो। और कभी जैसे कब्जी हो गई या फिर कभी ज्यादा लूज मोशन हो गए, ऐसा होता है? ये लूज मोशन कभी उसको होते नहीं है। को ये कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत लंबे टाइम से है या ऐसे 2-3 दिन से आप बता रहे हो, ये इसकी हैबिट ऐसी है कि 2-3 दिन लंबे से है? समय से मैं इसको ऐसा ही देख रहा हूँ, बाकी कई लोगों को, कई डॉक्टर्स को मैंने दिखाया भी है, तो वो हाँ। ऐसे नॉर्मल दे देते हैं दवाइयाँ, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो इसको दूध वगैरह कितना देते हैं आप? दूध तो वो नहीं पीता है, अभी बहुत कम पीता है। कम ही है ना दूध? हाँ। बाकी देखो उसमें मेन रोल आपका ही रहेगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशियस डाइट, जैसे सब्जी है वो ग्रीन सब्जी सलाद वो उसको खिलाने की ट्राई करोगे। जैसे धीरे धीरे ये सारी चीजें आप बैलेंस ले आओगे तो इसको जो कॉन्स्टिपेशन वाली समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। अगर ऐसा लंबे टाइम तक अगर रहता है तो फिर आप एक बार, जो मदर को कोई जबरदस्ती थायराइड भी वगैरह की हिस्ट्री तो नहीं है? जबरदस्ती भी उसको खिलाओ तो तब भी नहीं हो पाता। दिन में कितना, मतलब वेट वगैरह कितना है? वेट वेट भी ज्यादा नहीं है, वेट होगा 12-15 किलो के आसपास ही होगा लगभग। ये हाँ कम सर। है। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है सर, कि आफ्टर वेबिनार ना सर आप मैम से राय ले हाँ सकते हैं, कंसल्टेशन करा सकते हैं सर, क्योंकि मैम का भी टाइम हो रहा है जाने का मैम। सर सर। मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, एक मेरा क्वेश्चन था मैम, जो लेक्युलोज जो सिरप या अपन सर मैम टेबलेट देते हैं वो किस एज के बाद में देनी चाहिए मैम? देखो जनरली तो कुछ बच्चे होते हैं वो 3 साल के ही टेबलेट फॉर्म स्टार्ट कर देते हैं कि सिरप नहीं लेनी। कुछ जैसे 10 साल के हो जाते हैं तो भी बोलते हैं कि सिरप ही दो। तो ऐसा ओके कुछ मैम। नहीं है, अगर बच्चा लेने में कंफर्टेबल है, जो चीज वो लेने में कंफर्टेबल है अपन को प्रॉपर डोज आनी चाहिए, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो। ये है ओके जनरली तो 5 साल का होता है। 5 साल से पहले 5 साल तक सिरप दो, उसके बाद आप टेबलेट फॉर्म दे सकते हो, बाकी बच्चे की चॉइस पे भी डिपेंड करता है। ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। हेलो। आपने अपना कीमती समय दिया मैम, यहाँ पर आप आए हैं कीमती समय, और हमारे हेल्थ पार्टनर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी है ना। थैंक यू सो मच मैम। और वेलकम। सभी हेल्थ पार्टनर्स का भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं भी सारी जियो टीम को थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच। फॉर ज्वाइनिंग।